कॉलेज के आखिरी महीने थे। सब अपने अपने प्रैक्टिस के लिए किसी न किसी शहर की तलाश कर रहे थे, पर मैंने अपनी सिटी जाकर अपने लॉ प्रैक्टिस करने का फ़ैसला किया। सब कह रहे थे, मेघा तू तो सालों टॉपर रही है यार हमारे कॉलेज की, तो क्यों जाना चाहती है उस छोटी सी जगह? बड़े शहर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर मैंने कहा, बड़े शहर में तो पहले से अच्छे वकील हैं ना। ज़रूरत तो उन जगहों को है जहाँ लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते भी नहीं हैं। कॉलेज ख़त्म हुआ और मैं अपने सुकून की तलाश करते हुए उस छोटे से सिटी में आकर रहने का जगह ढूंढने लगी। छोटे सिटी में अक्सर लोग बेहतर अवसर की तलाश में आते हैं, पर मैं यहाँ अपने सुकून की तलाश में आई थी। फिर शुरू हुआ वहाँ पे रहने के लिए कमरा ढूंढने का सफ़र। कई दिन ढूंढने के बाद मुझे एक मकान पसंद आया। अगले दिन मकान मालिक से मुलाकात करनी थी। जब मैं मुलाकात करने गई तो वहाँ पे अंकल मिले और उन्होंने मुझे वहाँ रहने के सारे नियम बताए। फिर बोले, मेरी बीबी भी रहती है बेटा, एक बार उनसे मिल लो। आंटी ने मुझे कमरा साफ़ रखना है, लड़के फ्लैट पे नहीं आएंगे और भी सारे रूल्स बताने के साथ सख्त हिदायत दी कि बाकी सब तो ठीक है, पर मेरा नाम राजकुमारी है और मुझे आंटी नहीं बुलाना है। बड़े प्यार से मेरे पापा ने मेरा नाम राजकुमारी रखा है और इसीलिए मैं किसी को इजाज़त नहीं देती हूँ कि कोई मुझे आंटी बुलाए। बगल के खाट पर आंटी की सास बैठी हुई थी। बोलने लगी, हाँ ये चमक छल्लो बूढ़ी नहीं हो रही है, इनको तो राजकुमारी ही बुलाओ बेटा। आंटी का शायद यही स्वभाव था कि उस बिल्डिंग में रहने वाले सारे किराएदारों ने मिलकर एक छोटी सी फैमिली बना ली थी। मैं सुबह कोर्ट जाने लगी और शाम को वापस आती तो वहाँ के बच्चों को खेलता देखती। बच्चों को खेलता देखना ऐसे ही है जैसे पहाड़ से कोई उतरती हुई नदी, क्योंकि उनके विचारों में मिलावट नहीं हुई होती है। ऐसे जैसे कोई थकान सोख लेता है, उनको देखते मेरी थकान वैसे ही मिट जाती थी। उस बिल्डिंग में रहने वाले बच्चे बिट्टू, पिंकी, गोलू सब मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। कभी मैं छोटे मोटे गेम्स खिला दिया करती और छोटे मोटे चीज़ें उनको गिफ्ट में दे दिया करती। कई दिन बीत गए और वहाँ से मैंने देखा कि बिट्टू मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने सबसे पूछा, पिंकी तूने बिट्टू को देखा क्या? नहीं दीदी, बिट्टू तो किसी को बता के भी नहीं चला गया, पता नहीं कहाँ गया और उसका कमरा भी बंद है, उसके मम्मी पापा भी यहाँ नहीं हैं। पर किराएदारों से शायद हमारी इतनी आपस में नहीं साझा हम चीज़ें करते हैं कि मैं पूछ पाती कि बिट्टू की फैमिली अचानक से कहाँ चली गई। मेरी लॉ की प्रैक्टिस रेगुलर दिनों की तरह चलने लगी। कुछ दिन 3-4 दिन बाद मेरे पास एक केस आया। मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि मैम, कुछ 11 साल की बच्ची है, पॉक्सो एक्ट का केस आया है। ये केस तो वैसे पहले कोई और लॉयर देख रहा था, पर इन्होंने आपके बारे में सुना है तो ये आपके पास आए हैं। पॉक्सो एक वही एक्ट है जो कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के लिए लाया था। मैंने केस की पूरी फाइल स्टडी की और मुझे पता चला कि उसमें 3 आरोपी है। एक 10-12 साल का बच्चा है और एक 34 साल का और एक 36 साल का आदमी है। मैं अक्सर घृणा से भर जाती हूँ जब भी ऐसे केसों को देखती हूँ। मुझे नफरत होने लगती है समाज से कि इतनी छोटी बच्ची, उसके साथ कोई मॉलेस्टेशन कैसे कर सकता है। मैं उस केस की फाइल घर लेकर आ गई और मैं हर दिन उसे स्टडी करने लगी। अगले महीने उस केस की तारीख थी। उस बच्ची के माँ को मैंने 2 दिन पहले मिलने बुलाया। जब वो अपनी बेटी को साथ में लेकर आई तो बच्ची बुरी तरह से काँप रही थी। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और मैंने बोला, बेटा बिल्कुल नहीं डरना है। जज के सामने आपको सिर्फ वही बताना है जो वो पूछेंगे और जो सच में आपके साथ हुआ है। वहाँ किसी से भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। अगले दिन जब कोर्ट की तारीख थी तो उस महिला के साथ एक और आदमी आया। उसने बताया कि महिला और उनकी बच्ची उनके घर में काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस ज़माने में भी शायद कोई ऐसे लोग हैं जो लोगों के हित के लिए सोच रहे हैं। उस आदमी ने मुझे बोला, मैडम आप फ़ीस की चिंता मत कीजिएगा, आप जितनी फ़ीस लगेगी उतना मैं खर्च करूँगा, बस कोई आरोपी बचना नहीं चाहिए। मेरे सहयोगी ने कहा, सर बचेगा तो कोई वैसे भी नहीं, सेक्शन ही ऐसा है। मैं कोर्ट में उस दिन उस केस की अपील की और जो गवाह बचे हुए थे वो गवाह वहाँ पे बुलाए गए। फिर अगले डेट जज ने 1 महीने बाद की दी। उस 1 महीने में मुझे उस बच्ची के बारे में सब कुछ जानना था कि उसके साथ कब हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ। लगभग 15 दिन बीते थे कि उस बच्ची की माँ का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, मैडम एक दिन मैं अकेले में आपसे मिलना चाहती हूँ।
मैंने बोला आ जाओ। वो औरत मुझसे मिलने आई। फ्लैट का मैंने उसे एड्रेस दिया और उस कमरे में वो मुझे मिलने आई। जब वो आई तो उसने मुझे बताया कि मैडम मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं, सब कह रहे हैं कि इस ज़िले का ये पहला केस है, अखबार में अगर उसका नाम छप गया उसकी तो शादी भी नहीं होगी और जात वाले मुझे जाति से निकालने की बात कर रहे हैं। मैंने बोला तुम कैसी माँ हो, तुम्हारी बच्ची के साथ 3 लोगों ने इतना बुरा किया और तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी है कि उसका नाम अखबार में आ जाएगा, और ऐसे अखबार में नहीं आता है। मैंने उस महिला को बहुत समझाया पर वो रोती ही रही। कुछ देर बाद उसने मुझे बताया मैडम जी प्लीज़ मुझे ये केस वापस लेनी है, वापस करा दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला क्यों वापस लेनी है तुम्हें? अरे उसके घर में इसका बाप काम करता था और हमारे ऊपर उस साहब जी का इतना कर्जा हो गया था, उनके भाई से उनकी ज़मीन की लड़ाई हुई और उन्होंने मेरी बेटी से केस करा दिया। उन्होंने बोला ये केस कोर्ट तक जाएगा ही नहीं। अब बताओ मेरी बच्ची रात को पुलिस के नाम से डर डर के उठ जा रही है, ना सो पा रही है ना खा रही है। जब भी पुलिस वाले आते हैं डर के उठ जाती है। अब मैं क्या करूं, हम तो गरीब आदमी है ना, हम तो फंस गए ना। मेरे पैर कांपने लगे थे। शायद वो पहला दिन था जब मुझे ये समझ आया कि पुरुषों के प्रति हमारे मन में जो घृणा है उसके आधार पर हम अक्सर आरोपी पहले ही तय कर चुके होते हैं। अगले दिन मैं कोर्ट गई जब उस केस की तारीख थी। सामने से मुझे बिट्टू अपनी परिवार के साथ आता दिखाई दिया। उसके पापा मुझे मिले तो वो बताने लगे कि हम गांव चले गए थे, हमारी फैमिली की ज़मीन की आपस में लड़ाई चल रही थी और उसमें उन्होंने बिट्टू का और उनका भी नाम दे दिया था। मैं उस दिन कोर्ट में गई तो मेरे पास देने के लिए कोई भी दलील नहीं थी और आरोप और सबूत नहीं होने के कारण जज ने उन तीनों लोगों को जमानत दे दी थी। शायद वो मेरे लाइफ का पहला केस था जो मैं हार कर खुश थी। मैं वापस घर आने लगी तो वो आदमी मुझे मिला, मैडम आप पहले बता देते आप नहीं जीत सकते थे तो। पर मेरा लहजा तल्ख हो चुका था। सरकार कानून बचाने के लिए बनाती है, पुरुषों को बर्बाद करने के लिए नहीं। मैं घर लौट कर आई तो पूरे दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सच को पहचानूंगी इस समाज में। शायद मैं किसी के साथ गलत ना कर बैठूं। राजकुमारी आंटी अक्सर अपने बच्चों को याद कर लोरियां गाया करती थी। सोने के कटोरिया में दूध भात गोदिया, कन्हैया पूत हो जसोदा घूमी घूमी, कान्हा के खेला बेली, चंदा के बोला बेली हो। वो सुनते सुनते कहीं मैं सुकून में खो गई और मुझे समझ आया कि सच चाहे जैसा भी हो पर जब मुझे सामने दिखेगा तो मैं उसके लिए ज़रूर लड़ूंगी, चाहे वो पुरुष के खिलाफ हो या महिलाओं या बच्चों के खिलाफ हो। थैंक यू सो मच।